2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं और अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है कि इंडिया में वन पार्टी रूल आने वाला है। अगर 2024 के इलेक्शंस बीजेपी जीत जाती है तो ये इस देश के लास्ट इलेक्शंस होंगे। इसके बाद डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी। और अपोजिशन पार्टी और कुछ इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की मदद से एमएलएस को खरीद रही है। बीजेपी ने मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। गवर्नर की मदद से स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को छीना जा रहा है। ईडी और सीबीआई का यूज करके अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजा जा रहा है और यहाँ तक कि इलेक्शंस में भी फ्रॉड हो रहे हैं। और इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट और कंबाइन करके ये बताया जा रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और डिक्टेटरशिप आने वाली है। आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तो क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? चलिए जानते हैं। देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का कबाड़ा कर दिया। क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का। बीजेपी पर सबसे बड़ा एलिगेशन है कि वो दूसरी पार्टी के लीडर्स को पैसे और पोजीशन का लालच देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस पूरी प्रोसेस को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। 2014 से टोटल 253 कैंडिडेट्स, 173 एमपीज और एमएलएस बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और ये नंबर बहुत ही ज्यादा है अगर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर करो तो, जिसमें से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवसेना के नारायण राणे बहुत हाईलाइटेड कैंडिडेट्स हैं। और कांग्रेस के हेमंत बिस्वा शर्मा पर तो ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही वो सारे केस खत्म हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केस समझें तो वो ऐसी फैमिली से आते हैं जो पॉलिटिक्स से कवर थी, मतलब उनके पिता भी कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरे मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा खासा होल्ड है, लेकिन 20 सालों तक काम करने के बाद भी उन्हें वो पोजीशन नहीं मिली जो उनके लायक थी। और हर पार्टी को एक ऐसे कैंडिडेट की जरूरत होती है जिसकी एक रीजन में अच्छी खासी पकड़ हो। और यहाँ आती है बीजेपी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टील एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर करती है। और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद तो बीजेपी में आए, साथ में 22 एमएलएस को भी लेकर आए। शिवसेना के नारायण राणे, जिन्होंने 1999 में शिवसेना ज्वाइन करी थी और 2005 में बाला साहेब ठाकरे के कहने पर उन्हें शिवसेना से बाहर निकाल दिया था और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्योंकि उन्हें बोला गया था कि उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाएगा। लेकिन 12 सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इन 12 सालों के अंदर नारायण राणे की पॉलिटिकली कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने इन 12 सालों के अंदर महाराष्ट्र के रत्नागिरी रीजन में अपना डोमिनेंस बढ़ा लिया था। और बीजेपी को महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने के लिए एक ऐसे ही चेहरे की जरूरत थी। और क्योंकि नारायण राणे की कांग्रेस में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई थी, तो बीजेपी ने उन्हें एमएसएमई की यूनियन मिनिस्ट्री की पोस्ट ऑफर करी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो को इस तरह से प्रेजेंट करा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग सिर्फ बीजेपी करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो इस टैक्टिक का इस्तेमाल करती है। 2010 में कांग्रेस पर भी एलिगेशंस लगे थे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्ड है और 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। 1967 में गयालाल नाम के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिन्होंने इलेक्शंस को जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और सिर्फ 9 घंटे के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करी। 1995 में बीजेपी गुजरात में सरकार बनाती है और केशव भाई पटेल सीएम बनते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद शंकर सिंह वाघेला अपने साथ 47 एमएलएस को लेकर गुजरात से भाग जाते हैं और मध्य प्रदेश के एक रिजॉर्ट में छुप जाते हैं। और उस टाइम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और थोड़े टाइम के अंदर वाघेला अपनी एक पार्टी बनाते हैं, महा गुजरात जनता पार्टी, और बीजेपी के 13 और एमएलएस को अपनी तरफ कर लेते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करके गुजरात की सरकार गिरा देते हैं। अब इस केस को आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के केस से कंपेयर करिए, आपको क्या फर्क दिखेगा? इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग सिर्फ बीजेपी नहीं करती, बल्कि ये सालों से चला आ रहा है और सारी पार्टी से करती है। दूसरा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि देश में फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहा है। क्या सच में? देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं, जिनमें 6 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और उत्तराखंड। महाराष्ट्र में बीजेपी की शिवसेना के साथ गवर्नमेंट है और यूपी में अपना दल के साथ बीजेपी गवर्नमेंट में है। और सेम ऐसा ही 6 स्टेट्स में बीजेपी की गठबंधन सरकार है। मतलब पूरे देश में सब कुछ मिलाकर 28 में से सिर्फ 12 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो कि 50% भी नहीं है। तो कैसे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? अगर इलेक्शंस फ्रॉड तरीके से होते तो कम से कम 21-22 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट होती। और इंडिया को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करा जा रहा है कि इलेक्शंस तो वहाँ भी होते हैं। जी हाँ, इलेक्शंस तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन वहाँ कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है,
नॉर्थ कोरिया में वन पार्टी सिस्टम है और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम। तीसरा एलिगेशन जो बीजेपी पर लगाया जाता है वो है सेंट्रल एजेंसीज यानी ईडी और सीबीआई का यूज करना। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2014 से 2022 तक ईडी ने टोटल 3010 रेड करी और 2004 से 2014 तक सिर्फ 112 रेड्स। ये 2004 से 2014 का वो टाइम था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पर ईडी सिर्फ 4156 करोड़ का ब्लैक मनी ही निकाल पाई, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ईडी ने टोटल 1,17,568 करोड़ का ब्लैक मनी जब्त करा। मतलब बीजेपी के टाइम ईडी का परफॉर्मेंस 30 गुना ज्यादा बढ़ गया था। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपोजिशन को इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये सारी रेड्स अपोजिशन पार्टीज के एमएलएस, एमपीज और मिनिस्टर्स पर हुई है। अपोजिशन लीडर्स का ये कहना है कि ये सब कुछ प्लान्ड है और सब कुछ जानबूझकर करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन लीडर्स और एमएलएस पर ही ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है। मोहित कंबोज जो बीजेपी के एमएलए हैं, इन पर भी सीबीआई का केस चल रहा है क्योंकि इन पर 67 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है। लक्ष्मीकांत शर्मा जो एमपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन पर भी रेड हुई और हर गवर्नमेंट इन एजेंसीज को कंट्रोल करती ही है। कांग्रेस ने भी यही करा था। नितिन गडकरी पर भी रेड हुई थी। अमित शाह को मोदी से अलग होने की धमकी दी जा रही थी और गोधरा कांड के टाइम नरेंद्र मोदी से 10 घंटे तक सवाल करे गए थे और ये सब भी कांग्रेस ने करवाया था। और ईडी सीबीआई की रेड से वही पैसा आ रहा है जो ब्लैक है और वही लोग एक्सपोज हो रहे हैं जिन्होंने गलत काम करा है। एक टाइम ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर एलिगेशन लगाया था कि कांग्रेस उनके खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने भी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का फोन टेप करवाया था ताकि उनको भी रास्ते से हटाया जा सके। और जो पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं वो खुद ये सब कर चुकी है और आज इनके साथ ऐसा हो रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। और रही बात इलेक्शन स्कीम की, तो जहाँ पर भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ कभी भी फेयर इलेक्शंस नहीं होते। बिहार और वेस्ट बंगाल में तो बूथ कैप्चरिंग होती है, वहाँ पर घर गाड़ियाँ जलाकर वोट्स बदले जाते हैं। तो क्या वो सही है? इसलिए इतने लंबे समय से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की सरकार इन स्टेट्स में है। पावर का गलत इस्तेमाल करना पॉलिटिक्स का एक पार्ट है और ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। सबसे पहले 1951 में पंजाब में गोपी चंद्र भार्गव की सरकार थी जो कांग्रेस के ही लीडर थे, बट उनकी और जवाहरलाल नेहरू की आपस में बनती नहीं थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करवा दिया। 1959 में भी सेम चीज़ केरला के साथ हुई और इंदिरा गांधी के आते ही उन सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट गिरा दी गई जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 1977 में इंदिरा गांधी ने एक ही दिन के अंदर 9 स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। इस रूल से स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स में फिर से इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। और ऐसा करके इंदिरा गांधी ने टोटल 39 टाइम्स प्रेसिडेंशियल रूल को लगाया, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और पूरे कांग्रेस के पीरियड में 90 टाइम्स इस प्रेसिडेंशियल रूल को लगाया गया। 60 सालों तक कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में रही, वो डिक्टेटरशिप नहीं थी। एक ही दिन में 9 स्टेट्स की पावर को छीन ली जाती है, वो डिक्टेटरशिप नहीं थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट 10 साल पावर में रही तो वो डिक्टेटरशिप है। करप्ट पॉलिटिशियन को एक्सपोज करा जो आपका पैसा दबाकर बैठे थे, ये डिक्टेटरशिप है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की दूली नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहले अपना फायदा देखती है, फिर देश का फायदा देखती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आ गई है तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।